अभिवादन। आज हम एक ऐसी किताब के विश्लेषण में उतर रहे हैं जिसने काफी चर्चा बटोरी है। डेविड डेडा की द वे ऑफ द सुपीरियर मैन। हाँ, ये किताब तो काफी चर्चित रही है। बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो इसकी एक तरह से चीर-फाड़ करती है। इसे अक्सर पुरुषत्व, उद्देश्य और रिश्तों पर एक काफी उत्तेजक काम माना जाता है। सही। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है जिस पर स्रोत तुरंत इशारा करते हैं। वो ये कि शीर्षक शायद वो नहीं जो लगता है। अच्छा, किस तरह से? मतलब ये दूसरों पर हावी होने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने अंदर के सर्वश्रेष्ठ को जगाने के बारे में है। उद्देश्य, प्रेम और पूरी जागरूकता के साथ जीना। तो चलिए इस विश्लेषण की पड़ते खोलते हैं जरा। बिल्कुल। और हमारा मकसद भी यही है कि इस विश्लेषण का सार समझें, स्रोत इस किताब को कैसे देख रहे हैं, इसका असली संदेश क्या है, हाँ, और ये मर्दाना और स्त्री ऊर्जा वाली बातें ये क्या हैं जिन पर इतना जोर है। और हाँ, विश्लेषण में जो आलोचनाएं उठाई गई हैं उन पर भी नजर डालना जरूरी है। सही कहा। देखते हैं ये सामग्री हमें कहाँ ले जाती है। तो शुरुआत करते हैं केंद्रीय विचार से। विश्लेषण इस बात पर बहुत जोर देता है कि डेरा के अनुसार एक पुरुष की जो असली संतुष्टि है वो बाहरी चीजों से नहीं आती। बाहरी चीजें मतलब जैसे सफलता, पैसा? हाँ, सफलता, पैसा, दूसरों की तारीफ, इन सब से नहीं। तो फिर कहाँ से आती है? विश्लेषण क्या कहता है? विश्लेषण के मुताबिक ये आती है अपने सबसे गहरे, अपने प्रामाणिक सत्य को जीने से। अच्छा, मतलब अपने अंदर के उद्देश्य के साथ पूरी तरह जुड़ने से। हाँ, बिल्कुल। ये बाहरी पहचान की जगह अंदरूनी जुड़ाव या कह सकते हैं आंतरिक संरेखण पर आधारित है। आंतरिक संरेखण। इसी से जुड़ा एक और विचार है जो विश्लेषण सामने लाता है और जो पहली बार में थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है। ऐसा क्या है? स्रोत डेडा का एक उदाहरण देते हैं। एक पुरुष का उद्देश्य उसके रिश्ते से पहले आना चाहिए। ओहो, ये तो थोड़ा सुनने में अजीब लगता है। मतलब रिश्ते की उपेक्षा। नहीं, विश्लेषण कहता है इसे उपेक्षा के तौर पर नहीं बल्कि रिश्ते की नींव के रूप में देखने की बात कही गई है। रिश्ते की नींव? ये कैसे? ये पारंपरिक सोच से तो काफी अलग है। हाँ, अलग तो है। स्रोत इसे कैसे समझाता है? क्या तर्क है इसके पीछे? देखिए, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है और विश्लेषण इसे साफ करने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये कतई नहीं कि रिश्ते कम महत्वपूर्ण हैं। अच्छा। बल्कि तर्क ये है कि जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य या दिशा होने से एक तरह की आंतरिक स्थिरता और शक्ति आती है। और यही स्थिरता और शक्ति फिर जीवन के जो दूसरे हिस्से हैं, जिनमें रिश्ते भी शामिल हैं, उनको सहारा देती है, उन्हें पोषित करती है। ओके। विश्लेषण ये बताता है कि अगर उद्देश्य की ये लंगर डालने वाली शक्ति नहीं है, तो सब कुछ, रिश्ते भी अस्थिर और डांवाडोल महसूस हो सकते हैं। तो उद्देश्य एक तरह का गुरुत्वाकर्षण केंद्र बन जाता है। हाँ, कह सकती हैं, एक तरह का केंद्र बिंदु। तो वाकई दिलचस्प है। यहाँ पर मामला और भी पेचीदा हो जाता है, क्योंकि विश्लेषण साफ करता है कि इसका स्त्री या पुरुष होने से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये विश्लेषण का एक केंद्रीय तत्व है और ये जानना जरूरी है कि इसे लिंग आधारित खांचों में नहीं बांटा गया है। तो ये है क्या फिर? ये ऊर्जाएं असल में गुणों का समूह है, क्षमताएं हैं जो हम सभी के भीतर मौजूद हैं, चाहे हमारा जैविक लिंग कुछ भी हो। ये एक तरल अवधारणा है। अच्छा, तो विश्लेषण इन्हें परिभाषित कैसे करता है? मर्दाना ऊर्जा क्या है और स्त्री ऊर्जा क्या है स्रोत के नजरिए से? विश्लेषण के अनुसार मर्दाना ऊर्जा को दिशा, स्वतंत्रता और लक्ष्य उन्मुखता से जोड़ा गया है। मतलब ये वो पहलू है जो ढांचा बनाता है, आगे बढ़ता है, चुनौतियों का सामना करता है और दुनिया में कुछ हासिल करने की कोशिश करता है। ठीक है। और स्त्री ऊर्जा? वहीं दूसरी तरफ स्त्री ऊर्जा का संबंध प्रेम, प्रवाह, जुड़ाव और अनुभव की गहराई से है। ये वो पहलू है जो महसूस करता है, जोड़ता है, पोषण देता है और जीवन के उतार चढ़ाव के साथ बहता है। एक तरफ दिशा, दूसरी तरफ प्रवाह। बिल्कुल। और इन दोनों के बीच का रिश्ता। विश्लेषण में ध्रुवीयता यानी पोलैरिटी शब्द का जिक्र आता है। इसका क्या महत्व बताया गया है? हाँ, पोलैरिटी, इसका क्या मतलब है यहाँ? विश्लेषण बताता है कि डेडा के अनुसार यही ध्रुवीयता, मतलब इन दो अलग अलग ऊर्जाओं के बीच का जो खिंचाव और संतुलन है, वही रिश्तों में जुनून, आकर्षण और भावनात्मक गहराई के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, खिंचाव और संतुलन। हाँ, जब दोनों ऊर्जाओं का सम्मान होता है, उन्हें जगह मिलती है और वे एक गतिशील संतुलन में होती हैं, तो रिश्ते में एक चिंगारी, एक जीवंतता बनी रहती है।
और जब ऐसा नहीं होता? लेकिन जैसा कि विश्लेषण इंगित करता है, जब ये ऊर्जाएं भ्रमित हो जाती हैं या दबा दी जाती हैं, मान लीजिए कोई अपनी मर्दाना दिशा खो देता है या अपनी स्त्री प्रवाह को नकार देती है, तो तनाव, ऊब या निराशा पैदा हो सकती है। तो ये संतुलन बनाने का एक निरंतर नृत्य है एक तरह से। यह ऊर्जाओं का संतुलन और उद्देश्य की स्पष्टता सुनने में तो शक्तिशाली लगता है। क्या विश्लेषण कुछ ठोस सबक या सिद्धांतों को भी उजागर करता है जो इन विचारों से निकलते हैं? हाँ बिल्कुल। विश्लेषण 3 मुख्य शिक्षाओं या अभ्यासों को सामने रखता है जो डेडा के काम के केंद्र में है, जैसा कि स्रोत उन्हें समझते हैं। अच्छा, क्या है वो? पहला है सही समय का इंतजार करना बंद करें। सही समय का इंतजार करना बंद करें, इसका क्या मतलब हुआ? थोड़ा और बताएंगे? इसका मतलब है कि अपने गहरे उद्देश्य और सच्चाई के अनुसार जीने के लिए किसी आदर्श भविष्य की, किसी परफेक्ट मोमेंट की प्रतीक्षा ना करें। विश्लेषण जोर देता है कि कार्रवाई अभी इसी पल में होनी चाहिए। पूर्णता या सही परिस्थितियों का इंतजार करना वो अक्सर टालम-टोल का ही एक रूप होता है। तो मतलब जो सच है उसे अभी जीना शुरू करें, चाहे हालात कैसे भी हों। बिल्कुल, ये तो सीधे कर्म करने का आह्वान है। सही है। और दूसरा सबक क्या है? दूसरा है डर का सामना करें, लेकिन खुले दिल से। डर का सामना खुले दिल से? जी। ये कैसे मुमकिन है? विश्लेषण डेडा का हवाला देते हुए कहता है कि विकास का एक पैमाना ये है कि आप डर के साथ कितनी सहजता से रह सकते हैं, उससे भागने या उसे दबाने के बजाय। अच्छा। डर को दुश्मन समझने की जगह उसे एक संकेत, एक शिक्षक के रूप में देखने का सुझाव है। डर महसूस होना सामान्य है, लेकिन विश्लेषण पूछता है, क्या आप डर के बावजूद अपने दिल को खुला रख सकते हैं? क्या आप डर के माध्यम से सांस ले सकते हैं? डर में आराम ढूंढना, ये तो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। हाँ बिल्कुल। और तीसरा सबक, वो शायद और भी कठिन लगता है। हाँ, तीसरा क्या है? हाँ, तीसरा शायद सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। जैसा कि विश्लेषण में बताया गया है, पूरी तरह से प्यार करें तब भी जब इसमें दर्द हो। पूरी तरह से प्यार, दर्द में भी। इसका क्या मतलब है? सतही प्यार नहीं? नहीं, सतही बिल्कुल नहीं। गहरा, खुला और बिना शर्त वाला प्यार। विश्लेषण तर्क देता है कि सच्चा प्यार आराम या सुरक्षा की तलाश के बारे में उतना नहीं है जितना कि विस्तार और खुलेपन के बारे में है। विस्तार और खुलापन? हाँ। असली ताकत मुश्किल समय में, चोट लगने पर या अस्वीकार्यता के क्षणों में भी अपने दिल को बंद करने के बजाय खुला रखने में है। ये तो हमारी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है खुद को बचाने की, उसके ठीक उल्टा जाने जैसा लगता है। निश्चित रूप से ये भेद्यता यानी वल्नरेबिलिटी को अपनाने का आह्वान है, जिसे अक्सर हम कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन विश्लेषण इसे साहस और भावनात्मक परिपक्वता के संकेत के रूप में प्रस्तुत करता है। ओके। तर्क ये है कि जब हम दर्द से बचने के लिए अपने दिल को बंद कर लेते हैं, तो हम असल में गहरे संबंध और जीवन के पूर्ण अनुभव से भी कट जाते हैं। जैसा कि विश्लेषण में कहा गया है, ये सुरक्षा की झूठी भावना पर विकास को चुनने जैसा है। खुला रहना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन यही गहरे जुड़ाव और प्रामाणिक जीवन का रास्ता भी खोलता है। ये विचार निश्चित रूप से गहरे हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं। लेकिन क्या विश्लेषण सिर्फ प्रशंसा ही करता है, या ये किताब को लेकर कुछ आलोचनाओं या सीमाओं का भी जिक्र करता है? संतुलन जरूरी है। हाँ, संतुलन महत्वपूर्ण है और विश्लेषण इस बात को स्वीकार करता है। यह उल्लेख करता है कि कुछ पाठकों को डेडा की भाषा या उनका लहजा थोड़ा पुराने जमाने का लग सकता है। अच्छा, जैसे? शायद कहीं-कहीं उपदेशात्मक या अत्यधिक रहस्यमय। देखिए, शैली और प्रस्तुति व्यक्तिपरक होती हैं। सही बात है। और यह संभव है कि उनका तरीका हर किसी को पसंद ना आए या आज के संदर्भ में कुछ लोगों को थोड़ा खटके। तो क्या विश्लेषण इन आलोचनाओं को खारिज कर देता है या उन्हें कोई वजन देता है? खारिज नहीं करता, बल्कि उन्हें संदर्भ में रखता है। विश्लेषण का तर्क है कि अगर कोई इन सतही पहलुओं से, जैसे भाषा या शैली है, इनसे आगे बढ़कर देखने को तैयार है, मुख्य संदेश ये है कि जानबूझकर जियो, मतलब अपने चुनाव और कार्यों के प्रति सचेत रहो। ओके। खुले दिल से प्यार करो, बिना बचाव और शर्तों के, और अपने कार्यों को डर से नहीं, बल्कि अपनी गहरी सच्चाई और उद्देश्य से प्रेरित होने दो। और ये सिद्धांत सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिद्धांत किसी विशेष लिंग तक सीमित नहीं है। ये किसी भी व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है जो एक अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन जीना चाहता है या चाहती है। और क्या विश्लेषण ये भी बताता है कि ये किताब किसके लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है? कोई खास तरह के पाठक? हाँ,
विश्लेषण ये सुझाव देता है कि ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक हो सकती है जो आधुनिक जीवन की मांगों के बीच जूझ रहे हैं। जैसे करियर की महत्वाकांक्षाएं, रिश्तों की जटिलताएं और फिर अंदरूनी शांति की तलाश, इन सब के बीच संतुलन बनाने का संघर्ष। हाँ, ये तो आजकल बहुत आम है। बिल्कुल, ये भागदौड़ भरी जिंदगी में रुककर खुद से जुड़ने और अपनी दिशा को फिर से जांचने का एक अवसर प्रदान कर सकती है। तो इसे जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं, इसीलिए विश्लेषण इसे धीरे धीरे, रुक रुक कर और विचार पूर्वक पढ़ने की सलाह देता है, शायद कई बार पढ़ने की। ये कोई फटाफट समाधान देने वाली किताब नहीं, बल्कि गहरे चिंतन को उकसाने वाली सामग्री है। हाँ, समझ गया। तो ये थी डेविड डेटा की द वे ऑफ द सुपीरियर मैन पर आधारित विश्लेषण सामग्री की हमारी पड़ताल। उद्देश्य को रिश्तों की नींव बनाना, हाँ, मर्दाना और स्त्री ऊर्जाओं के गतिशील संतुलन को समझना, बिल्कुल, डर को विकास के अवसर के रूप में देखना और दर्द के बावजूद प्यार में खुले रहना, ये कुछ मुख्य बिंदु थे जिन्हें विश्लेषण ने उजागर किया। निश्चित रूप से यह विश्लेषण हमें याद दिलाता है कि आत्म जागरूकता, प्रामाणिकता और वर्तमान क्षण में जीना कितना महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ अमूर्त विचार नहीं है, बल्कि एक सार्थक जीवन जीने के व्यावहारिक उपकरण हो सकते हैं। सही। और यह एक विचार है जिस पर शायद आगे सोचा जा सकता है, जो इस चर्चा से उभरता है। हाँ, जरूर। आज के समय में जहां सामाजिक भूमिकाएं और उम्मीदें लगातार बदल रही हैं, ये तथाकथित मर्दाना और स्त्री ऊर्जाएं, जिन्हें विश्लेषण ने गुणों के रूप में देखा, न कि लिंग आधारित, ये हर व्यक्ति के भीतर और हमारे समाज में समग्र रूप से कैसे प्रकट हो रही हैं? ये एक अच्छा सवाल है। और कैसे संतुलित हो सकती हैं? क्या ये अवधारणाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं? और अगर हाँ, तो किस नए रूप में? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये बस एक सवाल है आगे के मनन के लिए।